राम राम सभी प्यारे साथियों को। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्य क्लासेस पर। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे। ठीक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में हम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके इसके बारे में पढ़ रहे थे। ओसोफेगस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और आगे हमने स्टमक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करा था। तो आज की क्लास में हम यही टॉपिक करने वाले हैं, स्टमक यानी आमाशय। क्योंकि हम यहाँ ओसोफेगस तक पढ़ चुके हैं। जो ये माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, टीथ और टंग, ये बकल कैविटी के अंदर आते हैं, मुख के अंदर। ठीक है, ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट था जो हम कवर कर चुके थे। दूसरा ओसोफेगस था और तीसरा स्टमक। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आमाशय के बारे में सबसे पहले दो तीन बात जान लेते हैं। जैसे कि इसकी शेप, इसका आकार कैसा होता है। इसकी जो शेप होती है दोस्तों, जे शेप होती है, जे आकार की। जैसे हमारा अल्फाबेट नहीं होता जे, उसके आकार की इसकी शेप होती है। ठीक। इसमें वेट कितना होता है दोस्तों, हमारे जो स्टमक का वजन होता है, वजन लिख लो इसका 900 से 1100 ग्राम के समथिंग होता है। 900 से 1100 ग्राम, लगभग 900 से 1100 ग्राम के बीच इसका वजन होता है। किसका? स्टमक, आमाशय का। ठीक दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। ठीक। अब क्या है कि जो हमारा पेट है, अब ओसोफेगस के बाद, फूड पाइप के बाद पेट में खाना जाता है। तो पेट में खाना पचने में दोस्तों कम से कम 4 घंटे हमारे आमाशय में खाना रहता है। अ, कितने घंटे तक पाचन होता है हमारे पेट में? 4 घंटे तक, लगभग 4 घंटे तक हमारे आमाशय में पाचन होता है, यानी इसमें खाना रहता है। ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? खाना फूड पाइप यानी मुख में जब पाचन हो गया था, खाना हमारे ओसोफेगस में गया। ठीक। हमारे मुख के अंदर जब पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद जो खाना हम गटकने वाले होते हैं, वो खाना जो उसके छोटे छोटे टुकड़े मुंह में हो चुके होते हैं, वो हम गटकने वाले होते हैं, उस खाने का नाम होता है बोलस। क्या नाम होता है दोस्तों? बोलस। तो जो खाने का जो रूप है बोलस, BOLUS, बोलस। ठीक है, ये जो बोलस है, किस में एंटर करेगा? ओसोफेगस में। ठीक है, जो खाने को हम मुंह में खूब चबा चुके होते हैं, उसको गटकने वाले होते हैं, जो चबा हुआ खाना होता है। ठीक, जो एक तरीके से मुंह में कुछ हद तक पच चुका होता है, तो उस खाने का नाम क्या होता है? बोलस। तो बोलस किसके अंदर एंटर करेगा? ओसोफेगस के अंदर। ओसोफेगस के अंदर एंटर करके वो पहुंचेगा कार्डियक में। ठीक। अब कार्डियक का काम क्या होता है, लिखो। कार्डियक क्या है? अपर पार्ट ऑफ स्टमक। क्या है दोस्तों? पेट का सबसे ऊपरी भाग। ठीक, पेट का सबसे ऊपरी भाग होता है कार्डियक। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है खाने को वापसी ओसोफेगस में नहीं जाने देना। यानी एक बार खाना अगर आमाशय यानी स्टमक की हवेली में आ गया है, तो खाना हवेली से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक तरीके से एक बार पेट में खाना एंटर कर गया, तो कार्डियक वापसी से खाने को ओसोफेगस में नहीं जाने देगा। आप इस चीज को आजमा लेना, कभी खाना खा के हैंड स्टैंड करना, एक बार हाथ के बल खड़े होना, तो खाना ऊपर नहीं आएगा हमारे उसमें, खाना पेट में ही रहेगा। उसको कौन रोक कर रखता है? कार्डियक का काम होता है रोक कर रखना। फिर कार्डियक उसको कहाँ भेजता है? कार्डियक से खाना किस में जाता है? फंडस में। ठीक। अब लिखो फंडस। खाना किस में एंटर करेगा? फंडस में। फंडस का दोस्तों मिडल पार्ट ऑफ स्टमक। मिडल पार्ट ऑफ स्टमक, बीच का भाग।
ठीक। बीच का भाग होता है फंडस। स्टमक का सबसे बड़ा भाग यही होता है तीनों के अंदर। सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो यही होता है। सबसे बड़ा पार्ट जो स्टमक के अंदर होता है वो फंडस ही होता है। फंडस में ही डाइजेशन होता है। पेट के अंदर फंडस में ही डाइजेशन होता है। कहाँ डाइजेशन होता है पेट के अंदर? फंडस के अंदर ही डाइजेशन चलता है। ठीक है दोस्तों, कैसे चलता है फंडस के अंदर अभी बताते हैं। दोस्तों खाना क्या होता है कि ओसोफेगस के अंदर बोलस के रूप में खाना, BOLUS बोलस, बोलस के रूप में खाना ओसोफेगस यानी फूड पाइप में एंटर करता है। एंटर करने के बाद ये स्टमक में जाता है, कार्डियक इसको आगे भेजता है फंडस में। फंडस में दोस्तों एक रूजी नाम की मांसपेशी होती है, मसल्स होती हैं, जो कि कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। तो रूजी का थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर यानी कांटेनुमा आकार होता है। ये खाने को फंडस में पकड़ लेती हैं, आगे नहीं जाने देती। ये खाने को फंडस में पकड़ लेती हैं और पकड़ के रखती हैं जब तक खाना टूट ना जाए यानी पच ना जाए। पचने का मतलब क्या? खाने को छोटे से छोटे भाग में तोड़ना। तो ये खाने को फिर छोटे से छोटे, जितना हो सके पेट खाने को छोटे से छोटे भाग में तोड़ेगा। ठीक। और जब ये खाना छोटे छोटे भागों में टूट जाता है फिर ये ऑटोमेटिक ही रूजी से बचकर, क्योंकि जब छोटा पार्ट हो चुके होते हैं तो कांटेनुमा स्ट्रक्चर जो रूजी है इसको रोक नहीं पाते, फिर ये आगे बढ़ जाता है पाइलोरस में। तो रूजी का काम कितना होता है? ये रूजी का काम होता है खाने को इतने डाइजेशन चलता है हमारे पेट में रोक के रखना। ठीक, लिखो रूजी। चौथा पॉइंट लिखो फंडस में। फंडस में रूजी, रूजी मसल्स पाई जाती हैं। ठीक, मांसपेशी, मसल्स क्या है? मांसपेशी। और रूजी का आकार क्या होता है? इसकी शेप कैसी होती है? थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, थॉर्न लाइक शेप। इसका आकार कैसा होता है? कांटेनुमा आकार। रूजी का आकार कैसा होता है? कांटेनुमा आकार होता है। ठीक, इसको मिटा देता हूं दोस्तों। तो रूजी का आकार कैसा होता है? रूजी का आकार होता है दोस्तों कांटेनुमा। पर रूजी का काम क्या होता है? इसका आगे लिख लो रूजी का। रूजी का काम भोजन को फंडस में रोकना जब तक उसका डाइजेशन नहीं होता। जब तक खाने का पाचन नहीं होता, खाने को रूजी फंडस में रोक के रखता है। ठीक है दोस्तों, इतना काम होता है रूजी का। अब रूजी ने अपना काम कर दिया, खाना पच गया। जब खाना और छोटे भाग में टूट गया तो रूजी से निकलकर किस में पहुंचा? पाइलोरस में। अब लिखो पाइलोरस। क्या लिखो? पाइलोरस। पाइलोरस कहाँ है? और सबसे नीचे का भाग। ठीक है, लास्ट या अपर, लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक, ऐसे लिख लो। आखिरी भाग पेट का। ठीक, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भोजन को छोटी आंत में भेजना। किसको? पचे हुए भोजन को छोटी आंत में भेजना। छोटी आंत क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। इतना काम होता है पेट के जो पार्ट्स होते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, खाना बोलस नाम के रूप में ओसोफेगस में एंट्री लेता है, ओसोफेगस से स्टमक में जाता है कार्डियक में। कार्डियक क्या करता है, खाने को ओसोफेगस में जाने से रोकता है और उसे आगे भेजता है फंडस में। फंडस के अंदर खाने का पाचन होता है, फंडस के अंदर खाने को रोक कर रखता है रूजी, जो कि एक कांटेनुमा आकार होता है, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, रूजी खाने को रोक के रखता है, इतने उसको पाचन ना हो सके, यानी और छोटे पार्ट्स में ना टूटे। पाचन का मतलब क्या होता है, खाने का उसको बिल्कुल छोटे से छोटे भाग में तोड़ना। तो पेट क्या है, आमाशय क्या है, खाने को छोटे भागों में तोड़ेगा बिल्कुल। जब वो छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे तो खाना रूजियों से निकलकर किस में पहुंच जाएगा, पाइलोरस में। पाइलोरस पेट का सबसे आखिरी भाग है, पाइलोरस से खाना होकर छोटी आंत में चला जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि फंडस के अंदर पाचन होता कैसे है। इतने खाना आमाशय में रहता है, इतने क्या एंजाइम्स, क्या केमिकल यूज होते हैं जो पाचन करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों, हमने 3 भाग पढ़े। फंडस के अंदर खाना पचता है, फंडस के अंदर रूजी रोक के रखता है। तो ऐसा क्या होता है पेट में, किस तरीके से पाचन होता है, वो प्रक्रिया को अब हम पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों, स्टमक के अंदर एक वो पाई जाती है ग्रंथि, ठीक। ये ग्रंथि या ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, इसका एक अलग चैप्टर है। फिलहाल अभी आप इसको ऐसे याद रखना, ग्रंथि का पूरा चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लैंड क्या होती है हमारी, ठीक। अभी फिलहाल ऐसे याद कर लो, क्योंकि अब मैं बीच में इसको समझाने लगा तो समय खराब होगा, ना तो यही समझ में आएगा, ना ही उस चैप्टर का समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैं ग्लैंड या कुछ एंजाइम क्या ये बता देता हूं, तो इनको भी याद रखना, आगे पढ़ेंगे, इनका अलग चैप्टर है। अब स्टमक में क्या पाया जाता है दोस्तों, स्टमक में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, GASTRIC, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि, ठीक है। क्या होता है, जठर ग्रंथि। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में पाई जाती है दोस्तों, ये इन द वॉल ऑफ, यह पेट की दीवारों में, पेट की दीवारों में पाई जाती हैं। इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, ठीक। ये पेट की दीवारों में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी जो हमने 3 पार्ट पढ़े थे आपके, ठीक है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। इन तीनों को मिलाकर पूरा आमाशय पेट बनता है। तो इन तीनों में से, इन तीनों की जो दीवारें होती हैं, जो पेट की बॉल होती है, उन सब में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्रंथि के अंदर भी दोस्तों एक सेल पाई जाती है, पैरेटियल सेल पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल पाई जाती है, पैरेटियल सेल, इसे हिंदी में लिखते हैं पार्श्विक सेल, ठीक है, पार्श्विका कोशिका, पार्श्विका कोशिका, ठीक है। ये एक तरह की सेल होती हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, यानी पेट की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड किस चीज की बनी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनी होती है पैरेटियल सेल की, ठीक है, पैरेटियल सेल, क्योंकि सेल क्या होता है, कोशिका। इसी से ही हमारी मांसपेशी टिश्यू बनते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से मसल्स बनती है हमारी, ठीक है, ऑर्गन बनता है पूरा। तो जो टिश्यू बनते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो किस सेल की बनी होती है, पैरेटियल सेल, ठीक है। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कोई भी काम करेगी तो उसके अंदर काम आखिर में करता कौन है, पैरेटियल सेल। तो किसके अंदर पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। अब देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है। हमारे पेट की सारी दीवारों, हमारा जितना भी पेट है उसकी सारी दीवारों के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है एक आपका सिक्रीट HCl, ठीक है, HCl को छोड़ना, प्रोड्यूस HCl, प्रोड्यूस लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
एक तो है फॉर्मेशन ऑफ HCl, ऐसे लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है। ये एक तो ये HCl को बनाती है। दूसरा एक ही आपका बनाती है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ठीक। ये क्या आपका क्या बनाती है दोस्तों, प्रोरेनिन बनाती है। और तीसरा क्या बनाती है, पेप्सिनोजन, क्या बनाती है, पेप्सिनोजन, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं एंजाइम, ठीक है। ये क्या दोनों होते हैं दोस्तों, एंजाइम। एंजाइम को हिंदी में कहते हैं किण्वक, किण्वक, क्या कहते हैं, किण्वक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है दोस्तों, ये होता है केमिकल, ये क्या है, केमिकल, जो किसके द्वारा छोड़ा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किस किस का फॉर्मेशन करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्मेशन करती है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब होता है बनाना। तो किस किस का फॉर्मेशन करती है, HCl का, ठीक। HCl क्या होता है, ये होता है एक आपका केमिकल। फिर एक प्रोरेनिन, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, ठीक है। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का एक बार इसे हिंदी में लिख देता हूं दोस्तों मैं, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ठीक। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, जैन, पेप्सिनोजैन बोलते हैं इसको, ठीक। तो पेप्सिनोजैन और प्रोरेनिन का ये फॉर्मेशन करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये दोनों क्या होती है दोस्तों, ये दोनों होते हैं एंजाइम, जिसे कर्ण क्या कहते हैं, इसे किण्वक कहते हैं, इसे किण्वक, किण्वक, ठीक है। ये दोनों होते हैं एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है आपका, ये ग्लैंड क्या होती है, इसका अलग चैप्टर हम तब पढ़ेंगे, अब इसको ऐसे याद रखना, ठीक। प्रोरेनिनो एक होता है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। एक होता है आपका गैस्ट्रिक अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। ये दोनों भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं एंजाइम, ठीक है। ये भी होते हैं किण्वक। तो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो पैरिएटल सेल होते हैं, आखिर में बनाते तो यही है इन्हें, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ही पैरिएटल सेल पाए जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूं क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि HCl का फॉर्मेशन कौन करता है पेट के अंदर, क्या क्वेश्चन आएगा, HCl का फॉर्मेशन पेट के अंदर कौन करता है, यानी HCl को पेट के अंदर कौन बनाता है। अगर ऑप्शन में गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ, स्टमक हुआ, पेट हुआ, आपका पैरिएटल सेल हुआ, और चौथा ऑप्शन कोई और हो गया, तो हम पैरिएटल सेल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने एक तरीके से गहराई वाला पॉइंट दे दिया है, यानी सबसे जो अगर गहराई में उतरे तो पैरिएटल सेल बनाती है इनको, क्योंकि पैरिएटल सेल से मिलकर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड बनी होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ही पैरिएटल सेल होती है, तो पैरिएटल सेल बनाती है। जब उसने ऑप्शन में मेन चीज दे दी तो हम मेन चीज को पहले लेंगे, पैरिएटल सेल लगाएंगे ऑप्शन में। अब दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर HCl का पेट में निर्माण होता है तो कौन करता है, तो ऑप्शन में जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड हुआ, स्टमक हुआ, लेकिन इस बार ऑप्शन में पैरिएटल सेल नहीं है, तो हम गैस्ट्रिक ग्लैंड लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि पैरिएटल सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड का ही हिस्सा, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ये ऑप्शन में नहीं दिया, तो आंसर गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड और पैरिएटल सेल दोनों ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन स्टमक होगा। यानी जितनी गहराई का पॉइंट ऑप्शन में दे देगा हम पहले उसे लगाएंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन में हुए कि HCl का निर्माण कौन करता है, ऑप्शन में ये दोनों दिए, तो पहले हम इसे लगाएंगे, पैरिएटल सेल को, क्योंकि मेन तो यही है ना जो बना रहा है इनको, क्योंकि इस सेल से ही गैस्ट्रिक ग्लैंड बनी है, यही सेल इनका निर्माण करती है। चाहे आप इसे बोलो गैस्ट्रिक ग्लैंड इनका निर्माण करती है या पैरिएटल सेल इनका निर्माण करता है, दोनों सही है, क्योंकि दोनों चीज एक ही है, इस सेल से मिलकर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर ये दोनों हुए तो हम पहले पैरिएटल सेल लगाएंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारी किस किस का निर्माण करती है, HCl का, जो कि केमिकल है, प्रोरेनिन का, ठीक, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और ये गैस्ट्रिक अमाइलेज, ये चारों हमारे एंजाइम हैं। अब हम इन चारों का काम देखते हैं, इन चारों का काम, मतलब इन सब का काम क्या क्या होता है। ये एंजाइम्स और केमिकल जो हमारे पेट में छोड़े जाते हैं,
ये भोजन के साथ मिलकर काम क्या क्या करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो पहले दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे, HCl से शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, जो पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो कि किससे बनी होती है, पैरिटल सेल से, इसका पहला क्या काम क्या होगा, ये पहले क्या छोड़ेगी, ये पहले छोड़ेगी HCl। क्या छोड़ेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, केमिकल है दोस्तों। HCl जो होता है हमारा, जो HCl होता है, ये केमिकल है जिसका पीएच लेवल इसका, ये मान लो ये बहुत एसिडिक होता है। पीएच लेवल इसका 3 के आसपास होता है। किसके आसपास होता है दोस्तों, 3 के आसपास, यानी 1.3 से लेकर 3.5 के बीच में इसका पीएच लेवल होता है। अब ये पीएच क्या होता है, पीएच स्केल दोस्तों, ये सोरेनसन के द्वारा, एक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा पीएच स्केल बनाया गया। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में पीएच स्केल के बारे में। ये एसिडिक और बेसिक नेचर बताता है, यानी अम्लीय और क्षारीय नेचर के बारे में बताता है कि किसी केमिकल का, किसी चीज का प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक, इसमें 14 पॉइंट तक होता है, 0 से लेकर 7 पे न्यूट्रल होता है, यानी 7 पॉइंट अगर किसी चीज का आ जाए तो इसका मतलब ना तो एसिड है ना बेस है। 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिक नेचर की होती है। अब 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। 7 से 14 की ओर जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ता चला जाता है, यानी क्षारीय प्रकृति बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो यानी जितना 7 से डाउन जाते जाएंगे उतना एसिड चीज जो है अम्लीय होती चली जाएगी ज्यादा। तो इसका क्या है, एसिडिक नेचर। इसका पीएच लेवल 1.3 3.5 से होता है। अब देख लो कितना खतरनाक केमिकल होता है, ये हमारे पेट में होता है। अब सोचो, ये हमारे खाने को बहुत छोटे भाग में तोड़ देता है, क्योंकि हमारे मुंह में खाना ज्यादा छोटे भाग में नहीं टूटता। हमारे मुंह में पाचन बहुत कम होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। हम पढ़ चुके हैं, हमारे मुंह में 2 ही पाचन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ध्यान रखना, प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं होता। और कार्बोहाइड्रेट, फैट में भी सबसे ज्यादा पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है, फैट का बहुत कम होता है। उसके बाद पेट में भोजन जाएगा, सारे भोजन का पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन, मतलब सारे भोजन का, भोजन में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा सबका पाचन नहीं होगा, कुछ हद तक डाइजेशन होता है। फैट है, फैट का बहुत कम पाचन होता है मुंह में। उसके बाद खाना वापसी पेट में आता है, और पेट में फिर दोबारा इन सबका पाचन होगा, क्योंकि मुंह में कंप्लीट पाचन नहीं होता, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। ठीक, तो खाना जैसे पेट में आता है किसके रूप में, बोलस के रूप में, मैं पढ़ा चुका हूँ। बोलस के रूप में खाना पेट में आएगा, फिर पेट उसको छोटे से छोटे भाग में फिर से तोड़ेगा। ठीक है, यानी वो दोबारा पाचन करेगा कार्बोहाइड्रेट का, और फैट का दोबारा से पाचन करेगा, जो मुंह पूरी तरीके से नहीं कर पाया। ठीक, लेकिन पेट में भी कार्बोहाइड्रेट और फैट का बहुत कम पाचन होता है। ठीक, पेट जो मेन उसका वर्क जो होता है हमारे आमाशय का, उसका मेन वर्क होता है प्रोटीन को पचाना। यानी प्रोटीन का सबसे पहला डाइजेशन कहां से शुरू होता है, हमारे स्टमक से। प्रोटीन जो सबसे पहले पचना शुरू होता है पेट से, और पेट में प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। ठीक, तो आइए जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है। ये इतना एसिडिक होता है, तो दोस्तों इसका मेन काम क्या होता है कि जैसे खाना हमारे पेट में पहुंचा, पहुंचने के बाद जो पेट की जितनी दीवारें हैं, सबसे पहले जो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या काम करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे पहले HCl छोड़ती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ती है हमारे पेट में। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे पेट में जो HCl होता है वो हमारे पेट में मतलब खाने के साथ मिलकर खाने को बहुत छोटे भाग में तोड़ देता है, छोटे से छोटे भाग में तोड़ता है। ठीक, तो HCl का काम क्या होगा, जो हमारे मुख से खाना यानी बोलस के रूप में पेट में आया था, उस खाने को और छोटे भाग में तोड़ना। ठीक है, ये काम होता है HCl का। और ये एसिडिक होता है, ये खाने को बिल्कुल गला सा देता है, उसको बहुत छोटे भाग में तोड़ देता है, क्योंकि एसिडिटी, एसिड नेचर का होता है। ठीक, लिखो इसके बारे में। HCl का काम होता है, सबसे पहला काम क्या होता है HCl का, और सबसे पहला काम होता है इसका भोजन को छोटे भाग में तोड़ना, ब्रेक डाउन द फूड इन स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक, खाने को
छोटे भागों में तोड़ना। ठीक है, यानी जब अब खाना हमारे पेट में गया, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पेट की वॉल्स दीवारों में होती है, वो HCl सबसे पहले जो पेट में सबसे पहला केमिकल जो आता है, सबसे पहले HCl आता है। एक साथ ये सारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सारे जितने सारे एंजाइम लिखवाए थे मैंने और केमिकल लिखवाए थे HCl, इनमें सबसे पहले काम HCl शुरू करता है पेट में। सबसे पहले HCl आएगा, खाने को थोड़ी देर तोड़ेगा, पूरे पेट में फैलेगा। जब ये पूरे पेट में फैल जाता है, बाकी चीजें बाद में एक्टिवेट होती हैं। पहले क्या आएगा? HCl। तो इसका पहला काम क्या होगा? खाने को तोड़ना। और दूसरा सबसे मेन काम क्या होता है दोस्तों? दूसरा सबसे मेन काम होता है इसका किल बैक्टीरियाज। किल बैक्टीरियाज, ठीक है। जीवाणु, जीवाणु को मारना। दूसरा सबसे मेन काम क्या होता है इसका? बैक्टीरियाज को मारना। तो दोस्तों कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे बच्चे खाना खाते हैं या कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते। ठीक है, कोई नाक में हाथ दे लेगा, कोई कहीं कोई गंदे उसमें खेल के आएगा और खाना खाना शुरू कर देता है। तो उस समय हमारे हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी आंख से दिखते नहीं है बैक्टीरिया, लेकिन होते बहुत सारे हैं। वो बैक्टीरिया खाने के साथ हमारे मुंह में भी जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते। ठीक, वो खाने के साथ क्या होगा? हमारे मुंह में जाएंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था ये सलाइवा में भी हमारा सबसे पहले जो बैक्टीरिया मारे जाते हैं, सलाइवा मारता है, हमारे लार। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, लार कुछ हद तक बैक्टीरिया मार देती है, फिर खाने के साथ बचे हुए बैक्टीरिया पेट में चले जाते हैं। सारे सारे बैक्टीरिया को जो हमारी लार है वो नहीं मार पाती, क्योंकि ज़्यादा देर भोजन मुंह में रहता नहीं है। भोजन इतने मुंह में रहता है, इतने हम चबाते हैं, इतनी उसका डाइजेशन होता है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में हम चबा देते हैं, वो नीचे पेट में चला जाता है। तो सारे बैक्टीरियाओं को हमारी लार नहीं मार पाती। उसके बाद पेट में जब भोजन चला जाता है, तो HCl का नेचर मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। एक तरीके से तेजाब मान लो इसको, तेजाब की तरह। ठीक है, ये दो केमिकल होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो सोचो हमारे पेट में HCl बनता है, इतना खतरनाक होता है ये। ठीक है, इसका pH कम होता है, तो ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ये बहुत सारे जीवाणुओं को मारता है जो मुंह की लार से बचकर हमारे पेट में पहुंच जाते हैं। तो ये उन बैक्टीरियाज, उन जीवाणुओं को मारता है HCl। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा उसका? खाने को छोटे से छोटे भाग में तोड़ना और बैक्टीरिया को मारना जो खाने के साथ आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसका pH लेवल क्या होता है? मैंने अभी बताया बहुत एसिडिक होता है ये। इसका pH लेवल कितना होता है? 1.3 से लेकर आपका ये होता है 3.5 तक। ठीक है, इसे बोलेंगे हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक, ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है ये। अब आप सोचो दोस्तों, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक केमिकल है, ये मान लो मैं घर की टंकी में अगर HCl भर दूं, ठीक है, किसी बंद उसमें HCl भर के मैं उसमें बैठ जाऊं, तो मेरे शरीर को भी गला देगा ये कुछ समय के अंदर। ठीक, ये इतना खतरनाक होता है HCl। ये बैक्टीरिया को मारता है, खाने को गला सा देता है, उसे छोटे भाग में कर देता है। तो अब पहला क्वेश्चन ये बनता है, जब HCl इतना खतरनाक होता है, तो जब ये हमारे शरीर तक को गला सकता है, तो ये हमारे पेट पे क्यों अफेक्ट नहीं करता? पेट के अंदर भी तो मांसपेशी होती है। जब ये पेट के अंदर HCl रहता है, पूरे पेट के अंदर फैलता है, तो ये हमारे पेट की दीवारों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता? वो भी तो जल्दी चाहिए, है कि नहीं? एक क्वेश्चन ये बनता है। तो दोस्तों, परमात्मा ने, भगवान ने एक ऐसी परत, एक ऐसी लेयर हमारे पेट की मांसपेशी पर चढ़ाई है, जो HCl को असर नहीं करने देती पेट की दीवार पर। यानी HCl हमारे पेट की जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, उसको डैमेज नहीं कर पाता। तो कौन सी लेयर चढ़ा के रखी होती है भगवान ने? लिखो, एक होती है दोस्तों म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर, इसे बोलेंगे हिंदी में इसको हिंदी में म्यूकस, म्यूकस सतह, म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक।
फ्रॉम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेट की दीवारों को बचाती है। ठीक दोस्तों, तो म्यूकस लेयर होती है एक हमारे पेट में, जो कि हमें HCl से बचाती है। ये भगवान ने एक तरीके से एक वरदान सा दिया है कि HCl से एक लेयर सी चढ़ा दी है पेट की मांसपेशियों पे, जो HCl से बचा लेती है हमें। ठीक, तो ध्यान रखना इसको, म्यूकस लेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट के अंदर, हमारे पेट की वॉल्स को HCl से क्या चीज प्रोटेक्ट करती है, कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है? तो म्यूकस लेयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि भाई म्यूकस लेयर कैसे प्रोटेक्ट करती है? तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी कोई एसिडिक चीज होती है, ठीक है, और बेसिक चीज होती है, यानी एक क्षारीय होती है, एक अम्लीय होती है, जब दोनों को मिला देते हैं ना, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ना तो फिर जो चीज है ना तो एसिडिक नेचर की बचती है, ना बेसिक नेचर की बचती है। तो एसिड और बेस जब एक साथ मिलते हैं, यानी अम्ल और क्षार जब एक साथ मिलते हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, उनका pH 7 हो जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब ये HCl क्या है, हाईली एसिडिक है, जब ये हमारे पेट की वॉल्स, पेट में फैलता है, जो वॉल्स पे जाके टकराता है, तो ये म्यूकस लेयर के साथ रिएक्ट करता है। म्यूकस लेयर क्या है? ये म्यूकस लेयर जो होती है दोस्तों, इसका जो नेचर होता है बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की। बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति की, क्षारीय प्रकृति। तो इसका बेसिक नेचर होता है। ये क्या करती है? HCl एसिडिक होता है, ये बेसिक होती है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, न्यूट्रल हो जाता है मामला। यानी HCl जब म्यूकस लेयर के साथ मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है, तो हमारे पेट की दीवार पर अफेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि ना तो एसिड रहता ना बेस रहता। अब बेस तो वैसे भी अफेक्ट करता नहीं, एसिड जलाता है। ठीक है, एसिड जलाने का काम करता है। तो ये बेस होता है, HCl एसिड होता है, दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए हमारे पेट को अफेक्ट नहीं हो पाता। कौन सी लेयर बचाती है? म्यूकस लेयर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब HCl क्या करती है? HCl हमारे पेट में जब पेट में सबसे पहले HCl छुटती है, सबसे पहला काम क्या होता है? पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिव होती है। जब खाना आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे पहले HCl छोड़ती है। पेट के अंदर सबसे पहले HCl आता है। HCl पूरे पेट में फैलेगा, खाने को तोड़ेगा। जब HCl पूरे पेट में फैल जाता है, बाकी जो आपके एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो HCl क्या होगा? जब HCl पूरा एसिडिक इन्वायरमेंट बना देता है। इसको मिटो देता हूं मैं दोस्तों, पहले नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब HCl अपना काम कर देता है, पूरे पेट में फैल जाता है, जब HCl पूरे पेट में एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, एसिडिक इन्वायरमेंट बना देता है, अब दोस्तों एसिडिक इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अम्लीय वातावरण। अम्लीय वातावरण। ठीक, जब HCl पूरे पेट में एसिडिक इन्वायरमेंट बना देगा, मतलब HCl पूरे पेट में जब फैल जाएगा, अपना काम चालू कर देगा, उसी समय बाकी एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करता है? HCl करता है। लेकिन वो एंजाइम बनाएगा कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। खुद HCl को किसने बनाया? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ऐसी क्या चीज थी जिससे इनका निर्माण हुआ? पेरिटियल सेल। ठीक, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सबसे पहले HCl को बनाया, HCl पूरे पेट में फैला, जब ये पूरे पेट में फैल गया, पूरे पेट में एक एसिडिक इन्वायरमेंट बना दिया, अम्लीय वातावरण, तब बाकी एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फिर कौन कौन से एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं जैसे ही पूरे पेट में HCl फैल जाता है? देखो, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड दूसरे नंबर पर किसको किसको छोड़ेगा? अब देखो, अब दूसरे नंबर पे छोड़ेगा आपके दो एंजाइम, मेन चार एंजाइम। चार एंजाइम छोड़ेगा। कौन कौन से? सबसे पहले पेप्सिनोजन, , , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
दूसरा छोड़ेगा आपका प्रोरेनिन, तीसरा छोड़ेगा आपका, ये हिंदी में दोस्तों लिखवा चुका हूं मैं पहले, तो पीछे से देख के लिख लेना, गैस्ट्रिक अमाइलेज, और चौथा छोड़ेगा आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, ये चार एंजाइम HCl के फैलते ही पेट में ये ऑटोमेटिक HCl के द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड को ये पता लग जाता है कि पूरे पेट में हमारे में HCl फैल चुका है, यानी पूरे पेट में HCl फैल चुका है, HCl अपना काम चालू कर दिया खाने को तोड़ने का, उसी दौरान तुरंत गैस्ट्रिक ग्लैंड फिर चार एंजाइम और छोड़ेगा। कौन कौन से? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। इनके काम क्या होते हैं दोस्तों? ये जो होते हैं पेप्सिनोजन और ये प्रोरेनिन, ये होते हैं हमारे इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। किसमें होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म, इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हिंदी में कहते हैं आपका, एक मिनट, ये दोस्तों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक, इसको शायद निष्कर्षक कुछ ऐसी कहते हैं। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं मतलब ये चालू अवस्था में नहीं होते, मतलब ये इस समय काम के नहीं होते। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड इनको छोड़ता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को, ठीक है, तो ये इस समय काम करने वाले नहीं होते, इन्हें काम करने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, चालू अवस्था में नहीं होते। ये किसके साथ मिलते हैं फिर दोनों जाकर? ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, ये जाकर मिलते हैं HCl के साथ। किसके साथ जाकर मिलते हैं? HCl के साथ, क्योंकि पेट में पहले से क्या फैला हुआ है हमारे? HCl। तो ये पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और ये गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज तो खैर ये एक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं पहले से ही, इनकी जरूरत नहीं होती। ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, मतलब ये चालू यानी काम के लिए तैयार नहीं होते। इन्हें काम के लिए तैयार कौन करता है? HCl। यानी पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन जब पेट के अंदर छोड़े जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, तब ये HCl के साथ रिएक्शन करके HCl इन्हें किस में तोड़ेगा? पेप्सिनोजन टूटेगा पेप्सिन में। ठीक है, पेप्सिन। और आपका प्रोरेनिन किस में टूटेगा? रेनिन में। किसमें टूटेगा? रेनिन। ठीक, अब ये दोनों किस में है? ये दोनों हो गए एक्टिव फॉर्म में, चालू अवस्था में, यानी अब ये काम के बन चुके हैं। ठीक है, अब ये किसके बन गए? काम के। ठीक दोस्तों, तो लिख लो, एक बार नोट कर लो आप। ठीक है दोस्तों, तो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन HCl के साथ मिलकर पेप्सिन और रेनिन में टूट जाते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसे हिंदी में कहते हैं आपका निष्क्रिय, निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय रूप। यानी इसका जो शुरू में जब गैस्ट्रिक ग्लैंड छोड़ता है पेप्सिन, प्रोरेनिन को, तो निष्क्रिय होते हैं, यानी काम के नहीं होते। फिर ये पेट में पहले से ही HCl फैल चुका है, सबसे पहले तो HCl रिलीज करा था ना गैस्ट्रिक ग्लैंड ने। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं? दोनों HCl के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि पेट के अंदर ही जाते हैं, पहले से HCl मिलता है, उसके साथ रिएक्ट करके पेप्सिन बन जाता है। ये प्रोरेनिन रेनिन बन जाता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन बन जाता है। ठीक है, किसके साथ मिलकर? HCl के साथ मिलकर। तो पेप्सिनोजन क्या बन जाएगा? पेप्सिन। और प्रोरेनिन क्या बन जाएगा? प्रोरेनिन बन जाएगा रेनिन। ठीक, और ये किसमें हो जाएंगे? एक्टिव फॉर्म में, जिसे कहते हैं सक्रिय रूप। सक्रिय रूप यानी सक्रिय हो जाएंगे, यानी काम करने के लिए हो जाएंगे तैयार। ठीक, अब इनका काम क्या होगा दोस्तों? पेप्सिन का काम क्या होगा? पेप्सिन का काम क्या रहेगा? पेप्सिन का काम रहता है दोस्तों डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, डाइजेस्ट प्रोटीन। रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन का काम होता है डाइजेस्ट मिल्क, डाइजेस्ट मिल्क।
जो रेनिन होता है दूध का पाचन करता है, ठीक है। और दूध के अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन, तो रेनिन भी एक तरीके से प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। तो रेनिन क्या करता है, एक तरीके से मिल्क को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। रेनिन क्या है, मिल्क को दही बना देता है एक तरीके से पेट में, ठीक है। रेनिन का काम होता है दूध को दही के रूप में बदल देना पेट में। जो बच्चे दूध पीते हैं, छोटे छोटे बच्चों में रेनिन सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है। जो छोटे बच्चों में पेट में रेनिन सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है। रेनिन क्या काम करता है, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो ठीक दूध पीते ही अगर 2 मिनट बाद भी उल्टी करते हैं तो दही की तरह करते हैं। यानी दूध जब भी बच्चे की उल्टी कर, मतलब बच्चा जो है जब भी दूध की उल्टी करता है तो दही के रूप में करता है। यानी उसके पेट में जो दूध है वो कहीं ना कहीं दही बन चुका होता है। तो दही बनाने का काम रेनिन करता है। और उसके अंदर से जो प्रोटीन होते हैं या जो भी दही के अंदर पाई जाती हैं, उन सब का पाचन जो जिसका जो रूप में करना होता है उस रूप में करता है। जैसे दही के अंदर आपका फैट हुआ तो गैस्ट्रिक लाइपेज फैट पचाता है, दही के अंदर प्रोटीन हुआ तो पेप्सिन पचाएगा। रेनिन का काम होता है मिल्क को पचाना, मतलब मिल्क को डाइजेस्ट करना है, मिल्क को एक तरीके से दही के रूप में बना देता है, ठीक। तो रेनिन का काम होता है डाइजेस्ट मिल्क। सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं रेनिन सबसे कम बनता है। जैसे अब मैं हूं, मेरे अंदर रेनिन बहुत कम बनेगा, ठीक है। मेरे अंदर रेनिन इस समय कम मात्रा में बनता है, तो इस समय हमारे पेट में काम करता है पेप्सिन सबसे ज्यादा। तो पेप्सिन का मेन काम होता है प्रोटीन को पचाना, रेनिन का काम होता है दूध को पचाना, ठीक है दोस्तों। तो एक तरीके से देखा जाए रेनिन जो होता है 3 से 4 साल तक ही ज्यादा एक्टिव रहता है। 3 से लेकर 4 साल की उम्र तक ही ज्यादा एक्टिव रहता है रेनिन, इसको लिख लेना। जो बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है 3 से 4 साल की उम्र तक बच्चों में रेनिन ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि माता दूध पीते हैं, ठीक। तो मिल्क को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, डाइजेस्ट प्रोटीन। और पेप्सिन का एक काम और लिख लो दोस्तों, ठीक है। ये तो था प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूसरा काम लिखो, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। खून का थक्का जमाने में मदद करता है। खून का थक्का दोस्तों, जब आप ब्लड चैप्टर पढ़ोगे तो ब्लड चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे पेप्सिन खून का थक्का जमाने में मदद करता है, कैसे रिएक्शन में पेप्सिन मदद करता है। अगर अभी बताऊंगा तो थोड़ी लंबी प्रोसेस है, समझ नहीं आएगा, ब्लड चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो पेप्सिन के 2 काम होते हैं, एक तो प्रोटीन पचाता है, ठीक है। प्रोटीन पचाने के साथ साथ पेप्सिन का दूसरा काम भी होता है, जब भी कहीं चोट लगती है तो उस घाव को भरने में मदद कौन करता है, मतलब उस घाव पे खून का थक्का जमाने में, खून को रोकने में कौन मदद करता है, पेप्सिन का भी सहयोग होता है खून का थक्का जमाने में। तो पेप्सिन के 2 काम होते हैं, प्रोटीन को पचाना और हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक दोस्तों। अच्छा, प्रोटीन करता क्या है मेन, एक मिनट, प्रोटीन करता क्या है मेन, प्रोटीन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, पेप्टोन में, ये ध्यान रखना, किस में तोड़ेगा, पेप्टोन। जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। पाचन मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, पाचन मतलब होता है खाने को छोटे से छोटे भाग में तोड़ना। जब मुंह के अंदर फैट गया था, कार्बोहाइड्रेट गया, प्रोटीन गया, इन्हीं तीन ही चीजों का पाचन होता है। विटामिन मिनरल्स वाटर का तो कोई पाचन नहीं है, तो सीधा छोटी आंत तक चले जाते हैं डायरेक्ट, कहीं भी उनका पाचन नहीं होता। और वहां जाकर छोटी आंत उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्प्शन यानी, ठीक है, सौंप लेती है एक तरीके से। तो जब मुंह में प्रोटीन, वो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जाते हैं, तो मुंह के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का प्रोटीन वो पाचन होता है मुख के अंदर। तो लार क्या करती है मुख के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट को तो माल्टोज में तोड़ती है। यानी कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है स्टार्च, स्टार्च के रूप में हम खाना खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को हम खाने के साथ खाते हैं। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है, न्यूट्रिशन चैप्टर में पूरा पढ़ाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे लिख लेना, स्टार्च को किस में तोड़ेगा, माल्टोज में। यानी एक तरीके से लार जो होती है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के रूप में तोड़ती है। यानी स्टार्च जो है जब और छोटे भाग में टूटेगा तो माल्टोज कहेंगे उसको। यानी स्टार्च के जब और छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो उसे माल्टोज कहेंगे। माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के छोटे टुकड़े होंगे तो वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होगा। तो स्टार्च के रूप को माल्टोज में बदल देती है लार।
यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देती है। अब जो चीज, जो स्टार्च माल्टोज में नहीं टूट पाया वो पेट में जाके टूटेगा। अब आ जाओ फैट पे। अब फैट का भी पाचन होता है मुंह के अंदर, थोड़ा बहुत होता है फैट का, कार्बोहाइड्रेट का मुंह के अंदर ज्यादा पाचन होता है। जब फैट जो है, जब फैट खाते हैं हम मुंह के अंदर, तो लार फैट को डाइग्लिसराइड में तोड़ती है। मैं लिखवा चुका हूं डाइग्लिसराइड, ठीक है। यानी फैट का और छोटे छोटे टुकड़े करे तो डाइग्लिसराइड में टूटेगा, ठीक है। फैट के छोटे टुकड़े करे डाइग्लिसराइड में टूटा। जो फैट लार के अंदर नहीं टूट पाया, जो कार्बोहाइड्रेट लार के अंदर नहीं टूट पाया, वो पेट में जाकर थोड़ा बहुत पेट तोड़ेगा उसको, ठीक है। और प्रोटीन तो मुंह में टूटता ही नहीं, लार प्रोटीन को नहीं तोड़ पाती, प्रोटीन तो पेट में जाके टूटता है। तो प्रोटीन जब पेट में गया और पेप्सिन ने क्या करा, पाचन का मतलब क्या होता है, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन को एक तरीके से हथौड़ी की तरह मार मार कर छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। वो छोटे टुकड़े क्या कहलाएंगे, पेप्टोन। है ये भी एक प्रोटीन का रूप, लेकिन ये इससे छोटे उसमें रूप है, मतलब छोटा रूप है। यानी प्रोटीन किस में टूटेगा, पेप्टोन में। अब देखो, पेप्सिन प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, पेप्टोन में तोड़ेगा। रेनिन क्या करता है, अभी लिखवाया था मैंने, रेनिन डाइजेस्ट मिल्क। ये बस क्या करता है, दूध को एक दही के रूप में कन्वर्ट कर देता है, दही सी बना देता है। वो दही को पाचन फिर ये सारे मिलकर ही करते हैं, ठीक है। रेनिन का काम इतना ही होता है। तो ये पेप्सिन रेनिन समझ में आ गया। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जब एचसीएल पूरे पेट में फैल जाता है तो चार एंजाइम और छोड़ता है, चार एंजाइम और रिलीज करेगा। क्या, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब काम के नहीं है अभी। जैसे ये पेट के अंदर छुटेंगे तो पेट के अंदर पहले से क्या मिलेगा ना, एचसीएल। तो पेप्सिनोजन जब एचसीएल के साथ मिलेगा तो ये पेप्सिन बन जाएगा, एक एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी काम करने वाला। अब ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाएगा। प्रोटीन को पचाने का मतलब क्या है, प्रोटीन को और छोटे भाग में तोड़ेगा। तो प्रोटीन को छोटे भाग में तोड़ के पेप्टोन में तोड़ देता है, ठीक। दूसरा पेप्सिन का काम क्या होता है, ये ब्लड क्लोटिंग में भी मदद करता है, खून का थक्का जमने में, ये हम ब्लड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आ जाओ रेनिन। रेनिन भी एक्टिव फॉर्म में आ गया। रेनिन का काम होता है मिल्क को डाइजेस्ट करना, ठीक। अब आ जाओ गैस्ट्रिक अमाइलेज। गैस्ट्रिक अमाइलेज का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज, इसका काम होता है डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह में हो गया था, कुछ हद तक हो गया था, मान लिया यानी थोड़ा बहुत, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है मान लो 40 से 50% मुंह के अंदर पच गया था। यानी मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट माल्टोज के रूप में टूट गया था, ठीक है। कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के रूप में मुंह में तोड़ दिया। अब जो कार्बोहाइड्रेट बच गया वो पेट में आएगा, और जो टूट चुका है वो भी पेट में आएगा, क्योंकि खाना तो सारा आना किसमें है, पेट में। अब कार्बोहाइड्रेट को, जो बच गया कार्बोहाइड्रेट जो बच गया था, उसको किस में टूट तोड़ेगा, ये गैस्ट्रिक अमाइलेज किस में तोड़ेगा इसको, इसको तोड़ेगा माल्टोज में। इसमें तोड़ेगा माल्टोज में, इसमें तोड़ेगा माल्टोज में, ठीक। यानी कार्बोहाइड्रेट को, ये जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, इसको माल्टोज में तोड़ेगा। लेकिन पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही कम पाचन होता है, नामात्र। फैट का भी बहुत ही कम पाचन होता है पेट के अंदर, नाम मात्र, ये मान लो, ठीक। फिर से समझा देता हूं, मुंह के अंदर पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट फैट का, ठीक। प्रोटीन का मुंह के अंदर पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट फैट के में भी सबसे ज्यादा मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, लगभग 40 से 50% पाचन हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूट जाता है मुंह के अंदर ही। जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है वो पेट के अंदर जाएगा, उसे पेट तोड़ेगा। कितना, थोड़ा बहुत तोड़ता है, थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के रूप में तोड़ देगा। यानी कार्बोहाइड्रेट अब भी जो का त्यों अब भी रहेगा, वो रहा हुआ छोटी आंत पचाएगी। तो इसने थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ दिया। अब आ गया लाइपेज। लाइपेज किसको पचाएगा, ये पचाएगा आपके फैट को, डाइजेस्ट फैट। फैट फैट को किसमें तोड़ेगा, डाइग्लिसराइड में, ठीक है। किसमें तोड़ेगा, डाइग्लिसराइड में।
डाइग्लिसराइड, ठीक है, यानी फैट को डाइग्लिसराइड में तोड़ेगा और छोटे में। लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट को हिंदी में वसा कहते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं, शुगर भी कह देते हैं, शर्करा भी कह देते हैं, इसे कहेंगे वसा, ठीक। ये वसा फैट को कहेंगे। वैसे तो डाइग्लिसराइड भी फैट का ही रूप है, ये भी फैट होता है लेकिन छोटे पार्ट में, यानी जो फैट हमने खाया, थोड़ा बहुत पाचन पेट में फैट और कार्बोहाइड्रेट का बहुत थोड़ा पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है मेन पेट के अंदर, यानी मैक्सिमम प्रोटीन पेट के अंदर पच जाता है हमारा, थोड़ा बहुत बच जाता है वो छोटी आंत पचा देती है, यानी जो भी थोड़ा थोड़ा बच जाएगा सबको फाइनल डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये ध्यान रखना, जो भी थोड़ा थोड़ा बच जाता है। तो पेट क्या करेगा, पेट लाइपेज को डाइग्लिसराइड में बदल देगा, ठीक, यानी यहां पेट के अंदर फैट आकर पूरा डाइग्लिसराइड में बदल चुका है। इसमें पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, सारा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूट चुका है, ठीक, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, पेट के अंदर मैंने आपको पहली क्लास में लिखवाया था, पेट के अंदर जो प्रोटीन है वो पेप्टोन का रूप ले लेगा, सारा प्रोटीन पेप्टोन का रूप ले लेगा, पेट के अंदर सारा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज का रूप ले लेगा, यानी और छोटे रूप में, और जो फैट है वो डाइग्लिसराइड का रूप ले लेगा पेट के अंदर, यानी अब पेट के अंदर पाचन खाने का हो चुका है, यानी प्रोटीन किसके अंदर टूट चुका है, पेप्टोन के अंदर, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट चुका है, माल्टोज में, और फैट किस में टूट चुका है, डाइग्लिसराइड में। तो यहां तक खाने का पाचन पूरा हो चुका है, यानी खाने का क्या क्या रूप बन गए हैं, प्रोटीन पेप्टोन, कार्बोहाइड्रेट माल्टोज और फैट डाइग्लिसराइड। अब जो खाना है अब इसके रूप में आंत में जाएगा, किसमें, पेप्टोन के रूप में, माल्टोज के रूप में, डाइग्लिसराइड के रूप में छोटी आंत में जाएगा, यानी पेट में इनका कुछ हद तक सारा खाना टूट चुका है, जो खाने का एक मिडल रूप होता है, यानी खाना पहले एक रूप में टूटेगा, उससे छोटे रूप में, फिर उससे छोटे रूप में टूटेगा, तो जो बीच का रूप है उसमें खाना पूरा टूट चुका है पेट के अंदर, और सबसे छोटा जो रूप बचा है, जो सबसे छोटे पार्ट में टूटना है, वो छोटी आंत के अंदर टूटेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये होते हैं 4 एंजाइम के काम, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से बताए तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में बनेगा HCl के साथ मिलकर, फिर पेप्सिन ये प्रोटीन को पचाएगा, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और ये पेप्सिन सारे प्रोटीन को, सारे को ही, थोड़ा बहुत नहीं, अब थोड़ा बहुत भी प्रोटीन नहीं बचेगा, सारे प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देगा। ये रेनिन दूध को पचाता है, ठीक है, हमारे पेट के अंदर 3 से 4 साल तक के बच्चे के अंदर ज्यादा एक्टिव रहता है, और जैसे हमारी उम्र हो गई, ज्यादा उम्र के जो होते हैं 4 साल से ऊपर की उम्र के जब हम होने लगते हैं तो रेनिन बहुत कम निकलता है, बहुत ही कम मात्रा में। गैस्ट्रिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, यानी सारे कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देगा हमारा जो पेट है, ठीक है। ये जो एंजाइम है सारे कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ दिया इसने, और जो ये गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है इसने सारे फैट को किसमें तोड़ दिया, डाइग्लिसराइड में, ठीक, इसमें तोड़ दिया डाइग्लिसराइड में, यानी अब खाने का रूप बदल चुका है, खाना बहुत छोटे पार्टिकल में टूट चुका है, अब ये छोटी आंत में जाएगा, वो और छोटे पार्टिकल में टूटेगा, तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े दोस्तों। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, आपने जितने केमिकल एंजाइम छोड़ता सबके बारे में पढ़ लिया। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस, क्या बनाता है दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। दोस्तों जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारा, ठीक, ये क्या है, ये जितने अभी आपने एंजाइम और केमिकल पढ़ा, इन सब जो ये सब मिलके पाचन करते हैं भोजन का, ठीक है, ये जो सब मिलके पाचन करते हैं इसे गैस्ट्रिक जूस ही बोलते हैं। देखो, यानी गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, यानी हमारे अगर एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि पेट के अंदर खाने का पाचन कौन करता है, पेट के अंदर खाने का पाचन गैस्ट्रिक जूस करता है। अब आप बोलोगे जी आपने तो पीछे ये पढ़ाया था कि HCl और वो 4 एंजाइम करते हैं, बेटा मैं बताऊं HCl और 4 एंजाइम को मिलाकर ही हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक, यानी उन चारों को, 5 को मिलाकर ही हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो एक तरीके से मैं अगर मोटा मोटा बोलूं तो पेट के अंदर खाने को कौन पचाएगा, गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में ही HCl पाया जाता है,
गैस्ट्रिक जूस में ही पेप्सिन पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में ही रेनिन पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में ही आपका आपका ये गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। तो लिख लो इस चीज को, इसको बोल देते हैं हिंदी में जठर रस। जठर रस, बाकी इसको तो पता ही है, जठर ग्रंथि। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि गैस्ट्रिक जूस कौन बनाता है, गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ही गैस्ट्रिक जूस छोड़ती है और गैस्ट्रिक जूस ही जो है हमारा खाने को पचाता है। ठीक है, तो अगर आपका अभी आप एक बार समझा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है हमारा, गैस्ट्रिक जूस में दोस्तों पाया जाता है हमारा HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम पढ़ चुके हैं, पेप्सिन इसे अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे, रेनिन इसे अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे, गैस्ट्रिक अमाइलेज इसे भी हम पढ़ चुके हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज इसे भी हम पढ़ चुके हैं। फैट को पचाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, रेनिन दूध को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, HCl खाने को छोटे भाग में तोड़ता है। इन सब को मिलाकर ही, इन सब को मिलाकर ये सारे मिलकर ही तो डाइजेशन कर रहे थे पेट के अंदर। ये सारे मिलकर 4 घंटे तक डाइजेशन करते हैं। ठीक है, पेट के अंदर ये सारे मिलकर ही 4 घंटे तक डाइजेशन करते हैं। इन सब के मिश्रण को एक तरीके से पेट के अंदर ये सब मिक्स ही हो जाते हैं, सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं तो एक तरीके से मिक्स ही हो जाते हैं। ये सारे जब पेट के अंदर एक तरीके से मिक्स होकर काम करते हैं तो उसको ही गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ठीक है, जठर रस। तो गैस्ट्रिक जूस है क्या, गैस्ट्रिक जूस HCl, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज इन सब का मिक्सचर है। ठीक है, जब पेट के अंदर HCl छूटा, जब पूरे पेट में HCl फैल गया, तो जब पूरे पेट में HCl फैल जाता है तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में जो रहते हैं वो छोड़ता है कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी HCl जब पूरे पेट में फैल जाता है तो एक सिग्नल भेजता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि मैंने पूरे पेट को कवर कर लिया है, अब आप बाकी एंजाइम छोड़ दो। जब HCl सिग्नल भेज देगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को, एक तरीके से पूरे पेट में फैल जाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी इसके अंदर सेंसर होते हैं, ये भाप लेता है कि पूरे पेट में HCl फैल चुका है, तब ये इन चारों को तुरंत छोड़ेगा, चारों एंजाइम को तुरंत छोड़ेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में छोड़ता है इसे प्रोरेनिन, लेकिन ये दोनों HCl पहले से पेट में रहता है। जब ये छूटते हैं तो जाहिर सी बात है, जब ये चारों एंजाइम पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड छोड़ेगी, HCl पहले से है तो सारे आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे, मिक्सी सी नहीं घूम जाएगी, तो सारे मिलकर ही काम करते हैं खाने को पचाने का, तो उसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, खाने को पेट के अंदर कौन पचाता है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन आएगा गैस्ट्रिक जूस, इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, या ऐसे समझ लो, आपको ऑप्शन में आया गैस्ट्रिक जूस, आपको ऑप्शन में आया HCl, ठीक, आपका ऑप्शन में आया रेनिन, आपका ऑप्शन में आया गैस्ट्रिक अमाइलेज, यानी एक ऑप्शन ये और 3 इसमें से कोई से भी ले लो, 4 ऑप्शन हो गए। तो हम दोस्तों आंसर गैस्ट्रिक जूस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन तो अलग अलग होंगे। क्या खाली HCl थोड़ी खाना पचाता है, HCl तो खाने को तोड़ता है, या सिर्फ अकेला पेप्सिन ही थोड़ी खाना पचाता है पेट के अंदर, पेप्सिन तो खाली प्रोटीन को पचाता है, या अकेला आप एमाइलेज ले लो या लाइपेज ले लो, ये सारे खाने को थोड़ी पचाते हैं, ये खाली कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, फैट को, लेकिन सारे खाने को पचाता है गैस्ट्रिक जूस। क्योंकि गैस्ट्रिक जूस है क्या, इन सब का मिश्रण ही तो है, इन सबको मिलाकर ही गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो ऑप्शन में अगर गैस्ट्रिक जूस आ गया, खाने को पचाने में कौन सहायक है, गैस्ट्रिक जूस पेट के अंदर, तो गैस्ट्रिक जूस को टिक लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का मतलब ही क्या है, इन सब का मिक्सचर, यानी इन्हें अकेले अकेले अगर ये ऑप्शन में दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेन तो गैस्ट्रिक जूस होगा ना, क्योंकि ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो यहां हमारे पेट का रोल हो जाता है खत्म। अब खाना किस में चला जाता है, पाइलोरस के सहारे, जो पेट का सबसे नीचे का भाग होता है पाइलोरस, यानी फंडस में ये सारी प्रोसेस हो चुकी है। फंडस में इन सब ने मिलकर खाने को क्या कर दिया, डाइजेस्ट। पेप्सिन ने खाने के अंदर जितना भी प्रोटीन है सारा का सारा किस में तोड़ दिया, पेप्टोन में।
रेनिन ने दूध को पचा दिया है, दही के रूप में बना दिया। दही को फिर दही में फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, दही में फिर बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन होता है, फिर ये बाकी पचा देते हैं उसको। दही के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। दही के अंदर आपका जो कार्बोहाइड्रेट फैट पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो रेनिन क्या करेगा? दूध को दही में बदल देगा, फिर उस दही में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है उनको ये तीनों पचा देंगे, क्योंकि लाइपेज फैट पचाता है, माइलेज कार्बोहाइड्रेट, पेप्सिन प्रोटीन पचाता है। रेनिन का काम होता है केवल दूध को दही बना देना पेट के अंदर। ठीक, रेनिन कोई पाचन नहीं करता, रेनिन केवल दूध को डाइजेस्ट करता है। दूध को डाइजेस्ट करके उसे दही में बदल देगा, फिर उस दही के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होगा उसको ये तीनों पचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होगा? खाने का पाचन गैस्ट्रिक जूस ने कर दिया। ठीक, अब गैस्ट्रिक जूस ने खाने का पाचन कर दिया, तो अब खाना पच चुका है, खाना फंडस में, पाइलोरस में चला गया, पाइलोरस से छोटी आंत में। तो अगला हमारा क्या होगा दोस्तों? अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए दोस्तों, यह हमारा स्टोमक खत्म हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि स्टमक में हमने क्या पढ़ा अभी? स्टमक में जैसे खाना आया, हमारा फैट का पाचन हुआ मेन स्टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, फैट का पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का मेन, लेकिन प्रोटीन पचता है पेट के अंदर। फैट और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा पचता है, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट अब भी कहीं ना कहीं पचा नहीं है पूरी तरह। ठीक, प्रोटीन लेकिन मैक्सिमम पेट के अंदर पच जाता है। मैं पहले बता दूं, मैक्सिमम प्रोटीन पेप्टोन में बदल जाता है, जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो छोटी आंत में आ गया। कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूट चुका है, जो थोड़ा बहुत अब भी बच गया है वो छोटी आंत में आ गया। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का मेन पाचन कहाँ हुआ था? मुख के अंदर। थोड़ा बहुत पेट में हुआ, अब सारा पाचन छोटी आंत में होगा। फैट का थोड़ा बहुत पाचन मुख में हुआ, थोड़ा बहुत पेट में हुआ, फैट का मेन पाचन छोटी आंत में होगा। यानी मुंह के अंदर मेन पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है, पेट के अंदर मेन पाचन प्रोटीन का होता है, छोटी आंत के अंदर मेन पाचन फैट का होता है। यानी छोटी आंत सबसे ज्यादा फैट पचाती है, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो थोड़ा बहुत रह जाता है छोटी आंत तक आते आते। मुंह के अंदर फिर से बता देता हूँ, मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों आते हैं, लेकिन पचता कौन है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पचता है मुंह के अंदर, फैट थोड़ा बहुत, प्रोटीन बिल्कुल नहीं पचता मुंह के अंदर। अब आ गए पेट में। पेट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट बच गया वो थोड़ा बहुत ही पच पाएगा पेट के अंदर। पेट कार्बोहाइड्रेट, फैट को बहुत ही कम पचाता है, वो मैक्सिमम प्रोटीन को ही पचाता है। प्रोटीन का पाचन पेट से ही शुरू होता है। तो पेट के अंदर प्रोटीन मैक्सिमम पच चुका है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन थोड़ा सा हुआ है, फैट का डाइजेशन थोड़ा सा हुआ है, यानी अभी कहीं ना कहीं वो बच गए हैं। अब आगे छोटी आंत में। छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन होता है, छोटी आंत इन्हें पूरी तरह पचाएगी। कैसे? अब देखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखो दोस्तों, माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, टीथ और टंग, ये बकल कैविटी का हिस्सा था, मुख गुहा का। ये चारों ये हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट था डाइजेस्टिव सिस्टम का बकल कैविटी, जिसमें ये चार आते हैं, हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट था डाइजेस्टिव सिस्टम का ओसोफेगस, यानी फूड पाइप से खाना होते हुए पेट तक लाता है। तीसरा था पेट, आमाशय, वो हम पढ़ चुके हैं। चौथा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम का चौथा पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दोस्तों, मैंने एक चीज बताई थी, खाने के अंदर जब हम खाने को पूरी तरह चबा लेते हैं और उसे गटकने वाले होते हैं, खाने के उस रूप को बोलस कहते हैं, BOLUS, बोलस। खाने का मुंह के अंदर खाने के पाचन के बाद जो खाने का अंतिम रूप बचता है उसको बोलस कहते हैं। यानी जब खाना पूरी तरह हम चबा चुके हैं, चबाने के बाद हम उसे गले में गटकने वाले होते हैं, तो उस समय उस खाने के रूप को नाम देते हैं हम बोलस। अब खाना बोलस खाने से उतरते, वो बोलस जो है ओसोफेगस से जाते जाते पेट तक पहुंच जाता है। पेट के अंदर पाचन हुआ, पेट के अंदर पाचन होकर पेट के नीचे का भाग कौन सा होता है? पाइलोरस। पाइलोरस से छोटी आंत में खाना जाता है। जैसे ही पाइलोरस से छोटी आंत में खाना एंटर करेगा, उस समय जो खाने का रूप होगा उसे कहेंगे हम कैम। क्या कहेंगे? कैम। कैम, काइम, CHYME, काइम। तो जब पेट खाने को पूरी तरह पचा देता है और खाना पचने के बाद जब आगे जाने के लिए छोटी आंत में तैयार हो जाता है, तो खाने के उस रूप को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम, CHYME, कैम।
अब वो खाना छोटी आंत में चला गया, किस रूप में? कैम के रूप में। ठीक है, तो एक तरीके से छोटी आंत में, यहां देखो इसके अंदर गया बोलस, खाने का वो रूप जो मुंह के अंदर अब चबा चबा के गटकने वाले होते हैं। अंदर गया बोलस, पेट में खाना पचा। अब यहां जब खाना छोटी आंत में जाने के लिए तैयार हो चुका है, छोटी आंत में खाना जाने के लिए तैयार हो चुका है, तो इसको बोल देते हैं काइम, हिंदी में बोलते हैं केम। ठीक, इसको कैम बोल देते हैं। तो एक कैम छोटी आंत के अंदर एंट्री लेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने से पहले दोस्तों, छोटी आंत में जब खाना जा चुका है तो छोटी आंत में सबसे ऊपर ही छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है डूडेनम, तो उसके अंदर दो चीज जुड़ी हुई होती है, दो पाइप जुड़े होते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट और बाइल डक्ट, दो पाइप जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम पैनक्रियाज पढ़ते हैं, क्योंकि छोटी आंत में खाना जाते ही सबसे पहले एक्टिव होगा पैनक्रियाज, और इधर एक्टिव होगा लीवर। तो ये दोनों सबसे पहले एक्टिव होते हैं, पैनक्रियाज और लीवर, ये छोटी आंत के अंदर खाना जाते ही। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। छोटी आंत के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या जानना होगा? पैनक्रियाज, जो कि छोटी आंत से जुड़ा रहता है हमारा पैनक्रियाज। तो डाल लो, क्या पढ़ेंगे हम? पैनक्रियाज। ठीक, खाना गया छोटी आंत में, छोटी आंत में खाने को घुसते ही सबसे पहले एक्टिव होगा पैनक्रियाज। ये है क्या? ये पैनक्रियाज और लीवर, ये एसेसरी ग्लैंड है इन डाइजेशन, यानी एक तरीके से सहायक ग्रंथि है खाने को पचाने में। सहायक ग्रंथि पाचन में। ठीक है, छोटी आंत का एक तरीके से सपोर्ट करते हैं खाने को पचाने में, कौन? पैनक्रियाज और लीवर, इसलिए इन्हें सहायक ग्रंथि कह देते हैं, एसेसरी ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड है। अब मैंने आपको बता दिया ग्लैंड, ये ग्रंथि क्या होती है, एंजाइम क्या, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपका ग्लैंड चैप्टर में, ये ध्यान रखना। अभी बताऊंगा तो खिचड़ी सी पक जाएगी, तो इतना ध्यान रखना, ये ग्लैंड होती है। जहां जहां मैं ग्लैंड लिखवाऊं उस चीज को याद रखना, कौन सी चीज ग्रंथि है। ठीक है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड लिखवाया था, लार ग्रंथि। ठीक, फिर मैंने आपका जो पेट के अंदर थी ग्रंथि, ठीक है, वो लिखवाई। और अब आपका ये एसेसरी ग्लैंड कौन कौन? लीवर और पैनक्रियाज। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले जो सहायक ग्रंथि है, पहले पढ़ेंगे हम पैनक्रियाज, जो कि छोटी आंत का सपोर्ट करते हैं खाना पचाने में। क्या करते हैं? सपोर्ट। कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं। पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, क्या बोलेंगे? अग्नाशय। तो आपने देखा होगा पैनक्रियाज कहाँ जुड़ा हुआ है, किस हिस्से में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पैनक्रियाज है क्या? पहले छोटे छोटे पॉइंट जानते हैं। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है। दोस्तों, दो तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। ये ग्लैंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो दोनों तरह का काम करती है उसे मिक्स ग्लैंड कह देते हैं, जो एक्सोक्राइन भी हो एंडोक्राइन भी हो। तो दोनों तरह की ग्लैंड होती है। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना, केवल एक लाइन याद रखनी है, पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये मिक्स ग्लैंड क्या है, ये जब मैं आपको ग्लैंड चैप्टर पढ़ाऊंगा आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो पैनक्रियाज एक मिक्स ग्रंथि है। ठीक, पैनक्रियाज की शेप कैसी होती है? मिश्रित ग्रंथि, इसको बोल दो मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। ये इसका शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है लीफ शेप। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीफ शेप, पत्तियों का आकार। जैसे पेड़ की पत्तियां होती है ना, पत्तियों का आकार, ऐसा होता है हमारा पैनक्रियाज। ठीक दोस्तों, पत्तियों जैसा आकार होता है इसका, देख लो डायग्राम में। ठीक, पैनक्रियाज दोस्तों दो हार्मोन बनाता है। हमारे शरीर में एंजाइम भी बनते हैं, हार्मोन भी बनते हैं, ठीक, केमिकल भी बनते हैं। तो ये क्या बनाता है? दो हार्मोन बनाता है। पैनक्रियाज दो हार्मोन बनाता है, रिलीज टू हार्मोन। रिलीज टू हार्मोन।
ठीक है, हार्मोन हो दोस्तों। रिलीज मतलब छोड़ना, हिंदी में लिख लेना। पैंक्रिया रिलीज टू हार्मोन, पैंक्रियाज दो हार्मोन छोड़ता है। वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है आपका इंसुलिन, 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 इंसुलिन। और दूसरा है आपका ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ग्लूका ग्लूकागोन, ठीक है। दूसरा है आपका ग्लूकागोन। इन दोनों का काम क्या होता है दोस्तों? डाइजेशन में हार्मोन का कोई रोल नहीं है इनका। जो पैनक्रियाज दो हार्मोन छोड़ता है, जब आप ये हार्मोन चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, ये आपका ग्रंथि में ही आ जाएगा, ग्लैंड चैप्टर में ही। ग्लैंड और हार्मोन चैप्टर पूरा एक है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये दो हार्मोन छोड़ता है, हार्मोन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। बस ये मैंने आपको एज ए नॉलेज के तौर पर बताया, क्योंकि पैंक्रियाज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे ग्लैंड चैप्टर में, लेकिन तब हम हार्मोन की जानकारी लेंगे, ठीक है। तो पैंक्रियास दो हार्मोन छोड़ता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक, बस मोटा मोटा ये समझ लो, इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। ये बस काम आते हैं कंट्रोल ब्लड शुगर ओनली। कंट्रोल ब्लड शुगर। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, पैंक्रियास दो हार्मोन बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इन दोनों का काम होता है ब्लड शुगर को हमारे कंट्रोल करना, ब्लड के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, यानी ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करना। ये डाइजेशन में मदद नहीं करते ये दोनों, ठीक है। कंट्रोल ब्लड शुगर, शुगर को नियमित करना, हिंदी में लिख लेना, शुगर को नियमित करना, ठीक है। और दूसरा, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, ये डाइजेशन में मदद नहीं करते, ठीक है। यानी डाइजेशन में इंसुलिन ग्लूकागोन का कोई रोल नहीं है। तो पैंक्रियास के बारे में हमने क्या पढ़ा? इसे अग्नाशय कहते हैं, पत्तियों जैसा इसका आकार है। ये एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों है, ये हम ग्लैंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको ऐसी अभी फिलहाल रट लेना एक तरीके से, ठीक। और ये पैंक्रियास दो हार्मोन छोड़ता है, जिसे इंसुलिन और ग्लूकागोन कहते हैं। और ये इंसुलिन और ग्लूकागोन ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनका काम होता है खून के अंदर शुगर को कंट्रोल करके रखना। अगर ये दोनों बिगड़ गए तो हमें शुगर की बीमारी हो जाती है, ध्यान रखना। बस दो हार्मोन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, ये शुगर को कंट्रोल करते हैं ब्लड में। पैंक्रियास का वजन कितना होता है ये मैं बताना भूल गया। पैंक्रियास का वजन लिखो, लगभग 80 ग्राम, 80 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है, ठीक। 80 ग्राम इसका वेट होता है। कितना वेट होता है इसका? 80 ग्राम, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। दो हार्मोन बनाता है, अब अगला पॉइंट लिखो। डाइजेशन में जो मेन रोल होता है, पैंक्रियास क्या बनाता है दोस्तों? पैंक्रियास बनाता है डाइजेशन के लिए, बनाता है या रिलीज, क्या रिलीज करता है? क्या रिलीज करता है? पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस, ठीक। क्या बनाते हैं? पैंक्रिएटिक जूस, ठीक है दोस्तों। अब पैंक्रिएटिक जूस, अब जूस के अंदर भी कुछ चीजें पाई गई होंगी। अब जूस के अंदर क्या क्या होते हैं दोस्तों? ये जो पैंक्रियास पैंक्रिएटिक जूस छोड़ता है, एक रस छोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब खाना छोटी आंत में आ जाता है, पैंक्रियास एक्टिव हो जाता है, पैंक्रियास तुरंत ही अपना जूस फेंक देता है। किसके सहारे? पैंक्रियास जूस छोड़ता है, इस पाइप जुड़ा होता है छोटी आंत से, जिसके सहारे पैंक्रियास छोटी आंत से जुड़ा होता है, एक पाइप होता है, इसे पैंक्रिएटिक डक्ट कहते हैं। डक्ट मतलब एक तरीके से पाइप मान लो या रास्ता मान लो, ठीक है। डक्ट के सहारे छोटी आंत में जूस छोड़ता है पैंक्रिएटिक जूस, ठीक। ये पैंक्रिएटिक जूस में क्या क्या होते हैं? 4 एंजाइम होते हैं। पैंक्रिएटिक एमाइलेज, पैंक्रिएटिक एमाइलेज, ठीक दोस्तों। आप इसको ऐसे लिख लो, अग्नाशय रस,
पैंक्रियाटिक मतलब अग्नाशय, एमाइलेज को लिख लो एमाइलेज, एमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज हिंदी में अपना आप लिख लिया करो दोस्तों। और यहाँ पैंक्रियाटिक लाइपेज, तीसरा जो होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, एक होता है ट्रिप्सिन, और अगला जो होता है तो वो होता है कीमोट्रिप्सिन। ये 4 एंजाइम बनाता है। ये क्या है? ये चारों क्या है? एंजाइम। क्या बनाता है? 4 एंजाइम, ठीक है। एंजाइम को हिंदी में एंजाइमी या तुम्हारे किण्वक बोलते हैं, मैंने लिखवा दिया पीछे किण्वक, अपने आप लिख लेना हिंदी एंजाइम की किण्वक। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे खाना छोटी आंत में आया यहां से, ठीक है, पाइलोरस जो भाग होता है पेट का, इससे निचला भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरस, अभी लिखा था। पाइलोरस से खाना किस रूप में आएगा? कैम के रूप में। खाने का क्या रूप होगा? काइम। काइम के रूप में खाना छोटी आंत में घुसेगा। छोटी आंत में बढ़ते ही एक छोटी आंत से 2 चीजें जुड़ी होती है, लीवर और पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज एक्टिव और लीवर, पैंक्रियाज और लीवर एक साथ एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले एक तरीके से सहायक ग्रंथि है, यानी छोटी आंत में सहायता करते हैं खाने को पचाने में, छोटी आंत का साथ देते हैं, इसलिए इन्हें सहायक ग्रंथि कह देते हैं। कौन सी? लीवर और पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। क्या बनाता है? पैंक्रियाटिक जूस। वो जूस क्या होता है? अग्नाशय रस। उस जूस के अंदर ही वो 4 एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। वो 4 जो जूस बनाता है, जूस किसके सहारे जाता है? एक पाइप के सहारे जुड़ा होता है, एक रास्ते से जुड़ा होता है, उस रास्ते को पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट। इसके सहारे जो रस है किस में जाएगा? ये पैंक्रियाटिक जूस छोटी आंत में। पैंक्रियाटिक जूस छोटी आंत में जाते ही खाने के साथ मिल जाएगा। खाने के साथ मिलके पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, यानी अग्नाशय लाइपेज, और आपका ट्रिप्सिन लिख लो, और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। ये 4 होते हैं, ये 4 एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। एमाइलेज का काम क्या होता है? जहां भी एमाइलेज लिखा जाए समझ जाना वहां डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जाता है हमारे पेट में? स्टार्च के रूप में। तो यहां जो कार्बोहाइड्रेट है कौन सा है? स्टार्च, ठीक है, जिसे चोकर भी बोलते हैं, बूर भी बोलते हैं स्टार्च को हिंदी में। डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये किसका डाइजेशन करता है? ये डाइजेशन करता है आपका फैट का, वसा का डाइजेशन, डाइजेस्ट फैट। ये और ये दोनों किसका डाइजेशन करते हैं? डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन को पचाते हैं, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, ये जो 4 एंजाइम होते हैं। अब दोस्तों जो पेट से जो खाना हमारे इसमें छोटी आंत में आया है, तो पेट के अंदर जो हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, पूरी तरह पेट के अंदर भी नहीं पचता, थोड़ा बहुत रह जाता है। पहले मुंह में पचना शुरू होते हैं, मुंह से थोड़ा बहुत रह जाता है, पेट में पचते हैं, पेट से थोड़ा बहुत रह जाता है, फिर उन्हें कंप्लीटली छोटी आंत में पचते हैं आके। तो अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज में, थोड़ा बहुत माल्टोज में मुंह के अंदर टूटा, फिर पेट तो सबसे कम डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, तो थोड़ा बहुत और माल्टोज में टूट गया। अब जो बच गया, ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट बच चुका है, जो थोड़ा बहुत भी बच गया, अब उसको माल्टोज में पैंक्रियाटिक अमाइलेज तोड़ देगा। तो ये किस में तोड़ेगा? इसे कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगा? बचे को कुछ कार्बोहाइड्रेट को ये भी किस में तोड़ेगा? माल्टोज में। यानी कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से माल्टोज में टूटते हुए आता है। फैट किस में टूटेगा? डाइग्लिसराइड में। ये हिंदी में मैं लिखवा चुका इसलिए बार बार नहीं लिखूंगा।
डाइग्लिसराइड में फैट टूटेगा। प्रोटीन किस में टूटेगा? प्रोटीन यहां टूटेगा दोस्तों पेप्टाइड में। पेप्टाइड, पेट के अंदर प्रोटीन किस में टूटा? पेप्टोन में। यहां प्रोटीन का जो रूप है, प्रोटीन किस रूप में आया था? यहां प्रोटीन किस रूप में आया था? पेप्टोन में। यानी अब सारा का सारा प्रोटीन किस में टूटेगा? पेप्टाइड में। ध्यान रखना है बात, पेप्टाइड में। दोस्तों पेप्टाइड को पेप्टोन भी कह देते हैं। पेप्टाइड प्रोटीन के छोटे पार्टिकल होते हैं। जो प्रोटीन को जब हम तोड़ते हैं छोटे छोटे पेप्टाइड में, तो छोटे छोटे पेप्टाइड्स को एक तरीके से पेप्टोन नाम दे देते हैं। वो होते पेप्टाइड ही हैं। और यहां कंप्लीटली पेप्टाइड में टूट जाता है छोटी आंत में। क्यों? क्योंकि अब जो छोटे छोटे पेप्टाइड है वो छोटे पार्टिकल में टूट चुके होते हैं, तो हम उसे पेप्टाइड ही बोल देते हैं। तो पेप्टाइड है क्या? पेप्टाइड एक तरीके से प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो छोटे छोटे पेप्टाइड को पेप्टोन कह देते हैं। जब वो और छोटे भाग में टूट जाते हैं तो पेप्टाइड बोल देते हैं। तो प्रोटीन पेट के अंदर तो पेप्टोन में टूटता है, और फिर छोटी आंत के अंदर आते ही पेप्टाइड में टूटता है। ठीक है दोस्तों, तब किस रूप में आ चुका है प्रोटीन? प्रोटीन आ चुका है पेप्टाइड के रूप में। फैट वही डाइग्लिसराइड के रूप में पूरा पच, जब डाइग्लिसराइड के रूप में तोड़ देगा पेंक्रियाज, और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के रूप में तोड़ देगा। ठीक है, इस तरीके से पाचन ये करते हैं। ठीक है, फिर से समझा देता हूं मैं दोबारा से। देखो पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक डक्ट एक पाइप होता है, इसके सारे छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में खाना रखा होता है। जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं इसके साथ 4 एंजाइम आते हैं। क्या आते हैं? 4 एंजाइम। 4 एंजाइम कौन से होते हैं? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक अमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि हम स्टार्च के रूप में खा चुके होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पहले मुख में माल्टोज में मुंह ने तोड़ा, लार ने तोड़ा, फिर पेट में आया। पेट में जो कार्बोहाइड्रेट बच गया था उसको माल्टोज में फिर से गैस्ट्रिक अमाइलेज ने तोड़ा। जठर, जो हमारे जठर रस नहीं पढ़ा हमने, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर गैस्ट्रिक अमाइलेज था। जहां भी अमाइलेज लिखा जाए समझने में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। तो पेट के अंदर थोड़ा बहुत पाचन हुआ, थोड़ा बहुत जो कार्बोहाइड्रेट है वो फिर माल्टोज में टूटा। अब कार्बोहाइड्रेट फिर बच गया, पूरी तरह नहीं पचता खाना, पूरी तरह खाना छोटी आंत में आके ही पचता है। अब थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट बच गया फिर से। अब जो माल्टोज में टूट गया वो तो माल्टोज के रूप में ही आ रहा है छोटी आंत में, और जो कार्बोहाइड्रेट बच गया भी टूटा नहीं है वो फिर माल्टोज में तोड़ देगा पैंक्रियाटिक जूस। ठीक, अब पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब मुंह के अंदर फैट थोड़ा बहुत पचता है, डाइग्लिसराइड में टूट गया। अब पेट में थोड़ा सा पेट में पचता है फिर से, तो फैट फिर डाइग्लिसराइड में टूट गया। अब फैट अभी बचा हुआ है बहुत सारा फैट। मतलब छोटी आंत जो है मेन जो पाचन करती है वो फैट का करती है। फैट तो छोटी आत्मा के पचता है पूरी तरह, मतलब बड़े स्तर पर जो पचता है। तो फैट आया, फैट को डाइग्लिसराइड के रूप में तोड़ती है पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो होता है। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, इन दोनों का काम होता है प्रोटीन। प्रोटीन पेट के अंदर पेप्टोन में टूटा, पर मैक्सिमम प्रोटीन का पाचन पेट में ही हो गया था, पेप्टोन में टूट गया था। अब प्रोटीन यहाँ, अब पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ा, किसने? ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ने। अब यानी प्रोटीन का हमारे पास कौन सा रूप है छोटी आंत में? पेप्टाइड। फैट का क्या रूप है छोटी आंत में? डाइग्लिसराइड। और कार्बोहाइड्रेट का क्या रूप है? माल्टोज। ठीक है दोस्तों, तो ये काम होता है हमारा पैंक्रियाज का। पैंक्रियाज का मेन वर्क होता है डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस को छोड़ना छोटी आंत में। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो 4 एंजाइम होते हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, किसका क्या काम होता है और ये किसको किस में तोड़ते हैं, किस रूप को किस रूप में तोड़ते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ते हैं, फैट को ग्लिसराइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में। ठीक है, ये काम होता है इनका, तो नोट कर लो दोस्तों। अब बाकी इसके बाद हम लीवर पढ़ेंगे, जो दूसरी सहायक ग्रंथि हमारी लीवर। लीवर भी थोड़ा बड़ा है टॉपिक, तो इस क्लास में हम करेंगे नहीं, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो ही वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताया करें दोस्तों कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को शेयर करिए करें, शेयर करा करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ जिन्हें मदद हो सके। क्योंकि मैं यूट्यूब पर आप और किसी की भी क्लास देख लेना, कोई भी इतनी डिटेल में इतना बढ़िया कंटेंट नहीं देगा, क्योंकि फ्री में कोई भी पूरा ज्ञान नहीं बांटता, क्योंकि उन्हें अपने कोर्स बेचने होते हैं। लेकिन मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा ऐसा कोई लालच नहीं है, मैं तो वैसे ही जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक नंबर कंटेंट दूंगा आपको जीएस का,
आप यूट्यूब पर सर्च मार लेना, इतनी गहराई से कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, लोगों की मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।